अस्सलाम वालेकुम जी। तो पीटीआई उड़ रही है जी। फिर आप देख रहे हो उड़ते। नदीम अफजल चंद ने ऐलान कर दिया कि वो पीपल्स पार्टी में वापस जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो कल उनके घर में जाएंगे और उसके साथ बलूचिस्तान की जितनी पीटीआई की क़यादत थी उसकी खबर यह है कि सबके सब ने कलेक्टिवली मुस्तफ़ी होने का इरादा कर लिया है। तो ये इनके हाल है। इनके एमएनएज इनके पास नहीं, इनके एमपीएज इनके पास नहीं। इनके एमएनएज नवाज शरीफ से भीख मांग रहे हैं टिकट की। इनके एमपीएज भीख मांग रहे हैं नवाज शरीफ से टिकट की। ये है पीटीआई। यानी मौलाना फजल रहमान से भीख मांग रहे हैं, कुछ पीपल्स पार्टी से मांगेंगे, मेनली नवाज शरीफ से भीख मांग रहे हैं कि हमें टिकट दे देना। ये पीटीआई की असल औकात है। और ये अब आपको मालूम हुआ कि ये गालियां देने वाले खाली ढोल बदतमीज तरीन लोग, बकवास करने वाले किस हद तक अंदर से ये खाली होते हैं, कितने बड़े ये चोर होते हैं। चोर मचाए शोर, सुना है ना, चोर मचाए शोर। ये हैं सबसे बड़े चोर। अच्छा, इनके पास कहां गया शहजाद अकबर? अब किधर है जुल्फी बुखारी? आए थे बड़े, कहां गए सारे? एक रह गया शहबाज गिल। देखते ये भी चौं चौं करता भागेगा, वादा माफ गवाह बनेगा ये, या भाग जाएगा या जेल होगा। इनके ये बुनियादी तौर पे एक आर्टिस्ट ड्राइंग रूम में लगाया हुआ मिनी प्लांट था। ये एक काफ लीक टाइप चीज थी। इसका मेकअप जरा ज्यादा अच्छा था। डांस डूस पार्टियां करा दी तो वो लोगों को लगा बड़ी कुछ जेनवन लोगों को, अर्बन क्लास बड़ी आ गई है साथ। ठीक है, जेनवन कुछ लोग थे जो साथ चले, ऐसा नहीं है कि लोग चले साथ, लेकिन इस बंदे ने बाद में जो हाल किया आपको पता है कि यानी इसने अब ये एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ हो गया है, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हो गया है, और वो डिसिप्लिन जो कि फौज में पाया जाता है ये उस डिसिप्लिन के पीछे पड़ गया। इसका बस चले जो ये धमकियां दे रहा है कि मैं आर्मी चीफ चेंज कर दूंगा, मैं फलां जनरल को लगा दूंगा, मैं तो जाऊंगा ही, तुम्हें भी लेके जाऊंगा, ये धमकियां दे रहा है ये जो। और मैं आपको बताऊं कि डिसिप्लिन पे इसने वाकई असर डाला है। यानी एक अफसर को ये प्रमोट करते 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 इसने उस अफसर से डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जियां करवाई हैं और उसने की हैं। मैं आपसे गुजारिश करूं कि पेशावर वाले अफसर का, जिसका नाम मरियम औरंगजेब ने नहीं लिया और ये कहा पेशावर वाला अफसर, उसके बाद शहरी रहमान ने भी कहा है कि पेशावर से हमारे एमएनएस को भी फ़ोन आ रहे हैं। ये जो फ़ोन जा रहे हैं, यानी डीजीआईएसआई चेंज होने के बाद और नई पोस्टिंग जो आ गई उसके बावजूद अगर फ़ोन जा रहे हैं पीएमएलएन के एमएनएस को, जिस पे फिर मरियम औरंगजेब को आगे बढ़ के नाम लेना पड़ा, जो कि ऑब्वियसली नवाज शरीफ ने का हुक्म था। उसके बाद शहरी रहमान ने कहा कि हमारे लोगों को अभी तक जो है वो पेशावर से एमएनएस को फ़ोन आ रहे हैं कि आपने हुकूमत को कामयाब करवाना है। तो ये जो फ़ोन का आना है, ये शहरी रहमान ने, मतलब ज़ाहिर है कि इतनी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आसिफ ज़रदारी की ब्लेसिंग के बगैर नहीं है। तो इसका मतलब है कि दोनों जमातों की क़यादतों की जानिब से ये शिकायत जब सामने आ गई है कि पेशावर से एक अफसर है जो हमारे एमएनएस को फ़ोन कर रहा है, डिसिप्लिन जो है वो मुतासर हो गया है, बैरियर क्रॉस हो गए हैं। क्या ये अच्छी बात है? कौन मुहब्बे वतन पाकिस्तानी चाहेगा? अच्छा, पाकिस्तानी छोड़ें, आप कौन, किस मुल्क का बंदा चाहेगा कि उसकी फौज का डिसिप्लिन जो है मुतासर हो जाए? अनार्की क्या होती है? टोटल सिविल वॉर क्लैप्स क्या होता है? जब आर्म्ड फोर्सेस एक दूसरे से लड़ पड़े। इमरान खान पाकिस्तान को वहां ले जा रहा है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ये कामयाब नहीं हुआ। और ये चीज़ यानी आई होप 90% तो उम्मीद अगर हो जाएगी और इससे ज़्यादा फसाद नहीं होगा। लेकिन ये इस तरह के जो लोग आते हैं ना, ये इनकी हकीकत ही होती है। अब मैं आपको बताऊं कि वो सियासी पार्टियां जिनको आपने सिर्फ गालियां ही सुनी हैं, चोर और डाकू और ये और वो, भाई अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, हर सोसाइटी में, हर तबके में, हर पार्टी में। मैंने आपको मुस्लिम लीग नून की मिसालें दी। मैंने आपसे कहा कि एक ये पीटीआई तो पार्टी थी ही नहीं ना, इनके पास तो कोई लोग ही नहीं है। मैंने आपको लोगों को नाम लेके बताया ना, परवेज रशीद बताया, राना सनाउल्लाह बताया, इसहाक डार बताया, ठीक है ना। अब तो इसहाक डार की तारीफें और भी बड़े बड़े लोग कर रहे हैं, मुल्ला शुल्ला। तो आपको पीपल्स पार्टी का चले बताता हूं। एक आदमी होता था पीपल्स पार्टी, चले मैं आपको नजराती सियासत करने वाले लोग बताता हूं। एक आदमी होता था जी राना शमीम अहमद खान, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने में। ये फैसलाबाद से इनका ताल्लुक था, एमपीए थे और पंजाब असम्बली के डिप्टी स्पीकर रहे हुए हैं। जब बाद में ज़िया-उल-हक आया, मारपीट शुरू हुई, तो पीपल्स पार्टी के बहुत से लोग जो मुल्क से बाहर चले गए, ये भी मुल्क से बाहर आ गए यहाँ लंदन में। और मुझे आज भी याद है उनका एड्रेस था 5A मोरे रोड, फिन्सबरी पार्क, 1988। पहली मुलाकात जब उनसे, वाले साहब के साथ ही ज़ाहिर है मेरी मुलाकात उनसे हुई थी पहली दफ़ा जब मैं यहाँ पे आया, और मैं उनकी बड़ी हैरत से बातें सुना करता था। तो मैंने उनसे पूछा, अब ये 80 की दहाई का ज़माना है और पॉलिटिकल असाइलम लिए हुए शमीम खान को कोई 8 साल का अरसा गुजर चुका है 88 में। तो यानी 80 81 80 में वो यहाँ आए थे।
तो मैंने राना शमीम से गुजारिश की उस वक्त कि वो तो बच्चा था, ऑब्वियसली पूछ रहा था, बातें कर रहा था, बड़ा शौक था यहाँ की बातें जानने का। तो मैंने उनसे कहा कि आपने यहाँ की वो पासपोर्ट क्यों नहीं लिया अभी तक, इंडेफिनेट वीज़ा आपका मतलब है लग गया, तो आपने पासपोर्ट क्यों नहीं लिया? आपको पता है उस बंदे ने मुझे क्या जवाब दिया? दिस इज़ 1998, सॉरी दिस इज़ 1988, दिस इज़ 1988। अभी नेशनैलिटी, डुअल नेशनैलिटी पे इलेक्शन कमीशन का कोई कानून मौजूद नहीं है। तो शमीम खान ने कहा 1988, उसने कहा कि ये अखलाकी तौर पे अच्छी बात नहीं है कि मैं फैसलाबाद से इलेक्शन लड़ता हूँ, मैं सियासतदान हूँ, तो या तो मैं सियासत छोड़ दूँ। अब अगर मैं सियासतदान हूँ और मैं इलेक्शन लड़ना मुझे फैसलाबाद से, तो ये अखलाकी तौर पे अच्छी बात नहीं है कि मैं किसी और मुल्क की नेशनैलिटी लूँ। ये है शमीम खान। ये डिप्टी स्पीकर था पंजाब असम्बली में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने में, भुट्टो साहब के साथियों में, और उसके बाद इसने वो मारे खाई और उसके बाद यहाँ पे रहा 8 साल। मैंने आपको बता दिया, उसने सिटीजनशिप नहीं ली, पासपोर्ट नहीं लिया और बेनिफिट पे बैठा हुआ था, कोई कारोबार नहीं किया बेचारे को, सियासत के अलावा आता कुछ नहीं था। फिर पाकिस्तान चला गया 88 में जब बीबी आई थी। फिर एक अलग बात है कि रक्षा भी बेचारा बाकी सारी ज़िंदगी घूमता रहा और फारिग हो गया। इस तरह का कोई एक आदमी PTI के पास मौजूद होता, अगर ये लोग PTI के पास होते तो PTI को पार्टी होती, लेकिन जिस पार्टी का सरबराह ही एक जोकर हो, वहां पे शमीम खान पैदा नहीं हुआ करते। एक दूसरा आदमी है, हयात है अल्लाह उन्हें जिंदगी दे, असलम गुरदासपुरी। ये भी MPA थे पंजाब असम्बली में, और वो इतना महज़ब और पढ़ा लिखा, यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि कैसे कैसे पढ़े लिखे लोग हमारे MPAs होते थे। यानी असलम गुरदासपुरी का शेर है जो ज़िया-उल हक के दौर में उसने लिखा कि जिंदगी इतनी भी गनीमत नहीं है जिसके लिए अहदे कमजर्फ की हर बात गवारा कर लें। जिंदगी इतनी भी गनीमत नहीं है जिसके लिए अहदे कमजर्फ की हर बात गवारा कर लें। यानी ये MPA होते थे। आज भी लारस गार्डन के पास लाहौर में एक छोटे से उसका मकान है जिसमें वो रहता है, कोई पैसा पूसा नहीं उसने कमाया था। ये नजरियाती लोग PTI के पास कभी थे ही नहीं, और जो थे आए, वो देखा जब उन्होंने अंदर हालात, वो भागे खामोशी से अलहदा। और ये जो है मतलब जिनको मैं कहता हूँ भांड और मिरासी भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि भांड और मिरासी भी इनके मुकाबले में बहुत इज्जतदार लोग होते हैं। वो लोगों को म्यूजिक देते हैं, हंसाते हैं, खिलाते हैं। ये तो गालन गलौज के अलावा है ही कुछ नहीं, और भिखारी गाली निकाल, यानी एक तो गाली निकाले ना, चलो पल्ले कुछ हो गए, पल्ले ही कुछ नहीं, भीख, बैसाखियां और गालियां दूसरों को। तो ये आर्टिफिशियल तजुर्बे इसी तरह से तहलील हुआ करते हैं। भाग रहे हैं, अब ये हल हो रहा है, ये हल हो रही है, अभी आपके देखते देखते तितर बितर हो जाएगी, कुछ नहीं होगा। ये 4 मसफरों के साथ खड़ा होगा। ये मुशर्रफ तो फिर चलो एक वो था, आर्मी चीफ था, ये तो कुछ भी नहीं है। और जिस नोट पे ये जा रहा है वो कोई अच्छा नोट नहीं है। यानी उनको पता है कि इसने हमारे डिसिप्लिन को तोड़ने की कोशिश की है, इसने अपनी हुकूमत के लिए हमारे डिसिप्लिन को तोड़ने की कोशिश की है। इसने हमें गालियां दी हैं, इसने गालियां दी हैं कि मैं देखूंगा तो फलाना और देखूंगा फलाना। गलीज जबान का इसने इस्तेमाल किया पिछले दिनों अपनी मीटिंग्स में, और ये रिपोर्ट हो चुकी हैं ये बातें। और अब मैं इस वीलॉग का अख्तिताम इस बात पे करता हूं कि ये एक काला दौर था, ये एक भयानक दौर था, और ये हम सब के लिए बतौर कौम एक सबक है। अच्छा, हमने ये कसम खाई हुई कि हमने सबक नहीं कभी हासिल करना। यानी हमने आज तक, यानी हमने आधा मुल्क तो गंवा दिया, लेकिन हमने सबक नहीं सीखा, बिल्कुल नहीं सीखा। लिहाजा लेकिन अब क्या करें कि अगर नहीं सीखा तो हम बोलना भी बंद कर दें। यार आप, हमारी मर्जी है, ठीक है, आगे भी ना सीखें, लेकिन अगर सीखना चाहें जो लोग, उनके लिए, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए और हिस्ट्री और जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स के लिए, वो ये देखें कि ये जो पार्टियां, ये जो आर्टिफिशियल होती हैं, जिनके पास कुछ नहीं होता मां सिवाय गालम गलोच के, वो सिर्फ बर्बादी लाती हैं, तबाही लाती हैं। ये जो रोमांटिक ख्वाब होते हैं ना कि एक मसीहा आएगा और मसीहा आके सारी, ये अपने सोचों को, अपने जहनों से इन सोचों को निकालें। बात बात पे जो तौहीन रसालत का कानून की जो पुरजोश हमायत करने वाले फर्जंदाने तौहीद हैं, वो ज़रा अपने ईमान को टटोलें और अपने आप से सवाल करें कि ख़त्म नबूवत के बाद अगर वो इस अक़ीदे पर यकीन रखते हैं और वाकई रखते हैं एक्सक्यूज़ मी, और मुझे गुमान करना चाहिए अच्छा कि वाकई रखते हैं, तो फिर अपने आमाल और अपने सोचों में उस ईमान की रोशनी में अपने सोचों की ज़रा नज़र सानी करें कि अब क्यों आपको मसीहाओं का इंतजार रहता है, क्यों आप देवताओं का इंतजार करते हैं, क्यों आपको कभी ये जो मस्खरे मिलते हैं मसीहाओं की शक्ल में, मस्खरा हमेशा मस्खरा मिलेगा, मुनाफिक मिलेगा, मक्कार मिलेगा,
दज्जाल मसीह कौन है? दज्जाल का मतलब क्या है? झूठा, झूठा। दज्जाल मसीह झूठा। तो जो भी मसीहा यानी आप समझेंगे वो दज्जाल होगा, एक झूठा मक्कार आदमी जो मजहब का इस्तेमाल करेगा, जिसके अपने बच्चे बाहर हैं, उन्होंने कभी कोई इस्लामिक उनका स्टडी का कोई किसी को नहीं पता उन्होंने कहां से ली, अलबत्ता पाकिस्तान में रहने वालों के लिए इस्लाम। इंग्लैंड को मैं बड़ा जानता हूं, इंग्लैंड को मैं बड़ा जानता हूं, ये इंग्लैंड से उसने सीखा। आज उसके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को टका के चपेट पड़ी है इंग्लैंड से। ये इंग्लैंड के साथ इसके सूरत हाल है। तो बहरहाल पीटीआई तो खैर अब गई और जा रही है आपके सामने, इसको देखकर लुत्फ लीजिए और तौबा कीजिए, तौबा कि इस तरह का तजुर्बा दोबारा नहीं करना। तौबा करेंगे इस तरह का तजुर्बा दोबारा नहीं करना, और आवाम के जो यानी जिसको वोट दे उसको लीडर मान के आप उससे इख्तलाफ करें, सियासी लड़ाई जारी रखें, लेकिन बैकडोर साजिशें यानी एक अल्टरनेटिव रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी की वीडियो गेम क्रिएट कर देना, ये वीडियो गेम गवर्नमेंट थी पीटीआई, ये सारी ये वीडियो गेम थी, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं था, और पता नहीं क्या कुछ ये जला के अपने साथ बर्बाद करके जा रही है। चलें जी, अल्लाह ताला रहम करे और सारी दुनिया को, अफगानिस्तान, हिंदुस्तान, चीन और तमाम मुल्कों को, पाकिस्तान के समेत और पाकिस्तान को सबको शाद और आबाद रखे, और इस काला दौर ये ख़त्म हुआ, अल्लाह करे कि हमारा आगे कोई खुशहाली का रास्ते, दरवाजे हमारे लिए खुलें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगले वीडियो में मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।